हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोनू वर्मा डॉट एजुकेशन। और मैं आज आप सभी के सामने क्लास 10th हिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, चैप्टर 1 का, जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये हमारा टॉपिक है और हम इसको कवर करते हैं आज। तो हम जानते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में जब नेपोलियन का पूरे यूरोप पर होल्ड था, तो उस टाइम पर उन्होंने जर्मनी के अंदर 39 कॉन्फेडरेशन स्टैब्लिश करे थे। यहाँ पर 39 कॉन्फेडरेशंस मीन्स स्टेट। तो यहाँ पर जो जर्मनी तुम्हें दिख रहा है, ये पहले जर्मनी नहीं था, इसको जर्मन एम्पायर कहते थे। ठीक है, तो ये जर्मन एम्पायर है जो आउटलाइनिंग हमें दिख रही है यहाँ पर। और इस जर्मन एम्पायर के अंदर जो यहाँ के नेटिव्स थे, जो डोमिनेंट रीजन था, वो ये वाला पार्ट था जिसे हम देख पा रहे हैं, इट इज प्रशिया। इट इज प्रशिया। और प्रशिया के अंदर यहाँ के किंग थे, प्रिंस ऑफ पर्सिया, जिनका नाम था फ्रेडरिक विलहेल्म IV। तो इस नाम को सभी बच्चे जरूर ध्यान रखें। तो जर्मन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 39 कॉन्फेडरेशंस। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जर्मन एम्पायर जर्मनी बनने से पहले 39 कॉन्फेडरेशंस में था। इट रूल्ड बाय मल्टीपल रूलर्स, और यहाँ पे किसी एक रूलर का शासन नहीं था। इसका मतलब कि यहाँ पर तीन रूलर थे, तीन अलग अलग डायनेस्टी के। ठीक है, और ये तीनों रूलर को जर्मनी पे अलग अलग जगह पे रूल करते थे। एक रूलर थे यहाँ पे ऑस्ट्रिया से, एक थे यहाँ पर डेनमार्क से, और एक थे यहाँ पर फ्रांस से। इसका मतलब जर्मनी के लिए, जर्मन एम्पायर के लिए इन तीनों को बाहर निकालना ही, इन तीनों रूलर्स को, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को बाहर निकालना ही यूनिफिकेशन कहलाता। अब यहाँ पर इनिशिएटिव जो लिया वो प्रशिया ने लिया, और पर्शिया के जो रूलर थे वो नेटिव रूलर थे। मतलब कि ये जो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस थे, ये दूसरी कंट्री से आए हुए यहाँ पर रूल कर रहे थे, यहाँ पे कब्जा कर रखे। लेकिन जो यहाँ पर पहले से ही रहने वाले, इनके यहाँ के मूल निवासी थे, वो पर्शिया थे। अब यहाँ पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब 831 लोग इस पूरे जर्मन कॉन्फेडरेशन से चुने जाते हैं, और ये लोग मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं कि दे विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन एम्पायर, और वो जर्मन एम्पायर का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ही रूल करेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो किंग की पोजीशन थी, जो यहाँ पर किंग की पोजीशन थी, वो किंग बहुत वीक बनाया इन्होंने। अब किंग की पावर वीक होने की वजह से किंग यहाँ पर काम करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने किंग किसको चुना, प्रिंस ऑफ पर्शिया फ्रेडरिक विलहेम IV को। तो फ्रेडरिक विलहेम IV ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं बनना, मैं तुम्हारा ऐसा राजा नहीं बनना चाहता जिसके पास पावर कम हो या मिनिमम पावर हो। तो अब ऐसे में जो प्रिंस ऑफ पर्शिया थे फ्रेडरिक विलहेम IV, उन्होंने इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा दिया, मतलब पूरी तरह से खत्म करा दिया। ठीक है, तो लिमिटेड पावर थी किंग की, तो इन्होंने रिजेक्ट करा, और इन्होंने इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने ऊपर ले ली कि मैं करवाऊंगा जर्मनी का यूनिफिकेशन। और जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन में लीडरशिप दिखाई, और इन्होंने अपने लिए एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करा जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। तो ओटो वॉन बिस्मार्क सभी बच्चे यहाँ पर नीचे देख पाएंगे। यहाँ पे ओटो वॉन बिस्मार्क की मैंने एक पिक्चर यहाँ पे सामने शो करने की कोशिश करी है। तो ओटो वॉन बिस्मार्क थे ये। अब ये ओटो वॉन बिस्मार्क ये काफ़ी क्रूअल टाइप के व्यक्ति थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के व्यक्ति थे, और इन्हीं को रियल आर्किटेक्ट कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। और इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, दैट पॉलिसी वाज ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का मतलब है, आयरन रिप्रेजेंट्स टू स्वॉर्ड, तलवार, हथियार, और ब्लड मतलब है अपने दुश्मन का ब्लड निकाल दो, उसको जान से मार दो। तो ही कैरिड आउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद लेते हुए इस मूवमेंट को चलाया। और यहाँ पर 7 सालों तक, देयर वॉज 7 years, द वॉर 3 wars, 7 सालों तक 3 वॉर हुए, और 7 सालों में 3 वॉर के अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों को ही हरा दिया, और पर्शियन विक्ट्री हुई, पर्शिया जीत गया। और जैसे ही पर्शिया जीता, वैसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा। और पर्शिया का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ
जनवरी 1871। और पर्शियन किंग विलियम वन, क्योंकि जो हमने भी देखा फ्रेडरिक विल्हेम फोर, तो विल्हेम फोर इस टाइम तक जिंदा नहीं थे, वो मारे जा चुके थे। अब वो मर चुके हैं तो वो उनकी जगह पर उन्हीं की ही फैमिली का एक विलियम वन नाम का व्यक्ति एम्परर बनता है और उन्हें डिक्लेयर करा जाता है जर्मन एम्परर। और एक सेरेमनी हुई थी, कहाँ पर सेरेमनी हुई थी? वर्सेल्स के अंदर, हॉल ऑफ मिरर्स में। तो हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर एक सेरेमनी हुई थी और सेरेमनी के अंदर विलियम वन को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? पूरी जर्मनी का एम्परर। तो इस तरह से बेटा हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन। आप सभी के सामने बहुत क्लियर नोट्स हैं, ये कुछ पिक्चर्स की भी हेल्प ली है मैंने और ये मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअली जर्मन एम्पायर कैसा दिखता था पहले, आज के टाइम पर जर्मनी कैसा है। तो आई होप सभी बच्चों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे इजीली कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सभी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। और आपको ऐसे ही नए नए और टॉपिक के वीडियोस जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।